जब भी अदालत में कोई फौजदारी मुकदमा, जिसको हम आपराधिक मुकदमा कहते हैं, क्रिमिनल ट्रायल भी हम कहते हैं, चलता है, तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है सारा दारोमदार की अदालत में क्या गवाह पेश किए गए। लेकिन कई मर्तबा या तो पक्षकारों की भूल या गलती से या वकील साहब की गलती से कोई मुख्य गवाह छूट जाता है, या गवाह से जिसके बयान हो चुका है उस पर कोई मुख्य सवालात पूछना रह जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पक्षकार समय पर नहीं दे पाता है। उस गवाह के बयान होने के बाद वकील साहब को डॉक्यूमेंट्स देता है, जो कि उस पक्षकार उस गवाह से उन दस्तावेजों पर प्रश्न पूछना न्याय प्राप्ति हेतु बेहद आवश्यक है। या कोई ऐसा गवाह जो अदालत में उपस्थित तो है लेकिन उसको समन नहीं किया गया, अदालत उसको भी बुलाकर उसका भी साक्ष्य ले सकती है। और ऐसी परिस्थितियों में जब मामला ये बनता है कि क्या हमारा कोई गवाह छूट गया है या कोई मुख्य परीक्षण उसके प्रति परीक्षण कराना रह गया है, तो क्या हम केस हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 348 में व्यवस्था दी गई है, जो पहले धारा 311 थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। आज इसमें हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो महत्वपूर्ण जजमेंट भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं, जो आपको मदद करेंगे धारा 311 के आवेदन को यदि आप कोर्ट में पेश करते हैं तो जज साहब के समक्ष पेश करने में, ताकि उसके हवाले से आप कह सकें कि माननीय न्यायालय ये हमारा आवेदन मंजूर किया जाए। साथ ही इस आवेदन की कुल 4 ड्राफ्ट में अलग अलग कंडीशन में लेकर आया हूं। जैसे कि कोई गवाह आपने कोर्ट में कराया, मतलब अभियोजन की तरफ से कोई गवाह लाया गया, आपने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराया और बाद में आपको आवश्यकता महसूस हुई कि उसको दोबारा हमें बुलाना है, तो एक वो स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये हो गई कि न्यायालय में कोई गवाह मौजूद है या कोई आवश्यक अन्य गवाह है जिसको आपको बुलाना महसूस होता है, तो उसको बुलाने के लिए किस प्रकार से कॉल किया जाएगा, किस प्रकार से आवेदन तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 4 ड्राफ्ट में सर लेकर आया हूं, और इसकी महत्वपूर्ण धारा की व्याख्या भी मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर आप लोगों के लिए नोट करके रखी है। हमें ये सवाल उठते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे कि एक मामला जस्ट मेरे सामने अभी आया है, उसके ऊपर जो है कि जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी पिछला वीडियो बनाया था, धारा 85, धारा 75 की उपधारा 1 की उपधारा 2 1 और धारा 79, मतलब 85 जो पहले जो दहेज और क्रूरता से संबंधित थी, अब वो आईपीसी में 498 का थी, वो अब उसको बदलकर धारा 85 कर दिया गया बीएनएस 2023 में। 75 में लैंगिक अपराध से संबंधित है, सेशन ट्रायल है, अजामानती है, संज्ञेय अपराध है। 79 में भी लज्जा भंग करना से संबंधित मामला है। तो धारा 3 की उपधारा 5 में जो है कि पहले धारा 34 थी आईपीसी में, अब बीएनएस में उसको धारा 3 की उपधारा 5 कर दिया गया। एक से अधिक व्यक्ति यदि सामान्य आशय रखते हुए इंटेंशन के साथ कोई अपराध करते हैं तो उसमें धारा 3 की उपधारा 5 लगाई जाती है। तो ये जब मामला कोर्ट में चल रहा था और फरियादिया के मुख्य परीक्षण हो गए थे, इसमें हालांकि बंद कमरे में भी सुनवाई का प्रावधान है। धारा 308 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत 266 की उपधारा 2 में भी बताया गया है कि गोपनीयता बनाए रखी जाएगी और बंद कमरे में कैमरा सुनवाई की जाएगी। तो ये इसमें विशेष और पहचान संबंधी प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। तो जब फरियादिया के बयान हो गए, मैंने उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करा लिया, उसके बाद फिर मेरे पक्षकार के द्वारा 3 रिपोर्टें दी गई मुझे लाकर, जो उसने एफआईआर दर्ज होने से पहले थाने में दी थी, एसपी ऑफिस को दी थी कि ये मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा सकती है। हालांकि उसने धारा 9 दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा उसने लगाया था एफआईआर दर्ज होने से पहले साथ में लाने का, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत। उसकी सर्टिफाइड कॉपी उसने ला दी थी, मैंने मंगवाई थी। वो मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पहले पेश कर दी थी, वो आवेदन लगाकर कि इसको रिकॉर्ड पर लिया जाए, और क्रॉस एग्जामिनेशन में उस पर प्रश्न पूछे गए और उसको एग्जिबिट भी कराया गया। तो एक चीज तो ये हुई साबित हमारी कि महिला का बयान ये था कि ये मुझे ले जा ही नहीं रहे हैं, दहेज मुझसे मांग रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। जबकि हमारा एग्जिबिट करने से ये साफ जाहिर होता है कि उसके द्वारा एफआईआर कराने से पहले ही हमारे द्वारा दावा लगाया गया था। तो हमारी मंशा हमेशा उसको लाने की रही है, कभी दहेज मांगने की नहीं रही। दूसरी बात यह है कि 3 रिपोर्टें भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें शंका थी कि झूठे केस में फंसा सकते हैं, तो वो भी एग्जिबिट होना सर जरूरी है बयान में, अब उसने बाद में ला कर दी। धारा 144 बीएनएसएस 2023 का जो भरण पोषण से संबंधित मुकदमा लगाया जाता है, पहले धारा 125 थी ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, वो भी महिला के द्वारा लगाया गया, उसकी भी कॉपी सर्टिफाइड उसने बाद में लाके दी मुझे। साथ ही एक और मुकदमा जो उसका था, मैं आपको बता रहा था, मुकदमा सर उसका 144 का हो गया और एक धारा 9 का हो गया और एक धारा 12 का था, धारा 12 का। एक तलाक का था सर, एक तलाक का भी था, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955
उसके तहत उसने तलाक का भी लगा रखा था, तो ये कॉपियां भी लाके दी। तो ये सब चीजें भी रिकॉर्ड पर आना चाहिए। अब चूंकि वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, अदालत ने नोटिस भेज के उसको बुलाया था, पुलिस केस था, अब हम उसको कैसे बुलाएं? तो ये 348 का ही प्रयोग मैं वहां करूंगा, उसकी ड्राफ्टिंग भी मैं इसी आधार पर करके कोर्ट में पेश करूंगा और निवेदन करूंगा कि सर ये परिस्थिति हो गई है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें बाद में प्राप्त हुए और न्याय प्राप्ति हेतु हमें बेहद आवश्यक है, इसलिए उसको पुनः बुलाया जाए और क्रॉस एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पूछे जाए। एक नोटिस भी था जो उनके वकील के द्वारा भेजा गया था, महिला के द्वारा भेजा गया था उसके पति को, कि किसी राजीनामे के तहत उनका कहना था कि 2,51,000 रुपए आप हमें दे दें तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वरना आपके खिलाफ मुकदमा लगाएंगे। हमारा डिफेंस ये था कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग रहने का कहती थी पत्नी। क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने लिया प्रति परीक्षण में। मैं आपको सर सिखाने के मकसद से बता रहा हूँ, सीखना सिखाना ही हमारा मकसद है। मेरा चैनल भी इसी मकसद से मैंने बनाया है कि ऑल इंडिया के तमाम एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स, विधि के विद्यार्थी और एक आम व्यक्ति भी उस कानून की प्रोसीजर को समझ सके और सीख सके। तो इसमें जब हमारे द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स नोटिस जो भेजा गया था वो इसी मकसद से भेजा गया था। हमारा ये कहना है कि माँ बाप से अलग रहने का इसके द्वारा हमको कहा गया, और जब हमने इसकी मांग पूरी नहीं की, हमने इसको समझाया अभी कि बूढ़े माँ बाप हैं और इस प्रकार से आप जो है कि उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। जब उसने देखा तो फिर महिला ने नोटिस भेज दिया कि चलो ये इतने रुपए दे दो, मैं आपके साथ नहीं रहती हूँ। जब दोनों बात पूरी नहीं हुई तब उसने एफआईआर दर्ज करा दी। तो ये हमारा डिफेंस था। अब चूंकि कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बाद में आए तो यहाँ पर धारा 348 का प्रयोग किया जाएगा। सर कोशिश करना हमारा काम है, एज एडवोकेट स्वीकार करना या न करना ये जज साहब का काम है। अगर अस्वीकार होता है तो हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यदि स्वीकार होता है तो हम उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी दोबारा चालू कर देंगे, वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर ले आएंगे, किस लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, अगर इनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो आपको क्या नुकसान होगा और किस प्रकार से न्याय प्राप्ति में आप विफल हो जाएंगे, ये सारी बातें आपको जज साहब को बताना होंगी आर्गुमेंट के समय, डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जब आप पेश करेंगे। हालांकि जज साहब देखेंगे तो उनको उचित भी तो लगना चाहिए, आपको बताना भी होगा किस प्रकार से उपयोगी है। तो ये एक मैंने उदाहरण के तौर पे आपको एक घटना बताई ताकि आपको मामला समझ में आ जाए कि हाँ 348 में हम इस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए। तकरीबन 4 ड्राफ्ट तो सर मैंने बता दी, और ऐसे हजारों वजहें हो सकती हैं जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हजारों घटनाएं, हजारों परिस्थितियां, हजारों कंडीशंस हो सकती हैं जो एक ही डिजिटल ई बुक में लिखना और एक ही वीडियो में मेरे द्वारा बताना कभी संभव नहीं है सर, क्योंकि कहां से मिलाऊंगा, वो तो पैदा होंगी तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। जो गाइडलाइन मैंने आपको बताई है धारा 348 में जो बुक में परिभाषा दी गई है उसी के आधार पर मैंने बताई है, तो आप इसको उसमें उस प्रकार से आप इस्तेमाल कर लें और चेंजेस कर लें ड्राफ्टिंग में भी, और परिस्थिति के हिसाब से आप उसको पेश कर दें तो आपको इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना होगी। जैसे कि सर बुक में भी जो भाषा शैली है वही की वही मैंने सर इसके अंदर भी लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर थोड़ा सा शॉर्ट में, 348 में आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, मतलब एनी किसी भी स्टेज पर न्यायालय किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो यद्यपि वो साक्षी के रूप में समन न किया गया हो परीक्षा कर सकता है। किसी व्यक्ति की जिसके पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। ये सर बुक की डेफिनेशन है, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पढ़ के बता दी है। यही वर्ड टू वर्ड मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर भी आप लोगों के लिए लिखी है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। महत्वपूर्ण ड्राफ्ट्स डिजिटल ई बुक के अंदर मौजूद है जो आप लोगों के लिए तैयार कर दी है, पूरी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है, और उसके अतिरिक्त जो 4-6 टॉपिक और पढ़ के मैंने आपको बताए थे बाद में, कौन पेश कर सकता है, किस स्टेज पर पेश किया जा सकता है, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और ये सारा कुछ भी इसमें लिखा हुआ है। लेकिन उन पे मैं स्पेशल छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा सर 10-10, 15-15 मिनट के, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबे हो जाते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। आज के वीडियो में आपको मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि गवाह को कोर्ट में कैसे बुलाए न्याय प्राप्ति हेतु। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।